इंटरमीडिएट स्टेज होता है कि जब लंग से कैंसर निकल के गांठों में फैल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज स्मोकिंग छोड़ दी तो कल आपके फेफड़े ठीक हो जाएंगे। नो, लंग्स ऐसे क्या सिग्नल भेजते हैं जो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम है लंग कैंसर से रिलेटेड। पेशेंट को सांस फूलना, छाती में दर्द होना, क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं? अनफॉर्चुनेटली लक्षण जो है वो बहुत लेट है। वो आधे सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से कम की ग्रोथ को पकड़ ही नहीं सकते हैं सारी दुनिया में। इसका क्योर रेट कितना है कैंसर पेशेंट का? और उसको मैंने वो गोली खिला दी, 80-90% चांस है कि वो पेशेंट 4th स्टेज में भी 2 साल 5 साल 10 साल जिएगा। सेल्स मरने लगते हैं कैंसर के अगर उनको खाना ना मिले। तो क्या ये सच है? स्मोकर्स को छाती का सीटी स्कैन लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए करवाना चाहिए। तो लोगों को ये लगता है कि डायग्नोस के टेस्ट बहुत ज्यादा महंगे हैं सेल डिवीजन की वजह से। कैंसर का नाम ही सेल डिवीजन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विकास मिश्रा शो। जिंदगी जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सांसें, और सांसों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा लंग। तो आज हम बात करेंगे लंग कैंसर की। डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। हमारे साथ हैं आज हमारे मेहमान, चेयरपर्सन मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में हैं। हम आज इनसे समझेंगे लंग कैंसर और उनसे जुड़े हुए हर एक फैक्टर को, जो आप लोगों को सिखा सके कि हमें कैसी ज़िंदगी जीनी है और किस तरह से हम अपना इलाज करा सकते हैं और कैसे लंग कैंसर से बच सकते हैं। हमारा इनके साथ ये दूसरा पॉडकास्ट है। पहले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी ब्रेस्ट कैंसर की। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो विकास, ठीक। तो मेरा सबसे पहला सवाल बिल्कुल बेसिक, कि लंग कैंसर होता क्या है और ये हमारी बॉडी में किस तरह से डेवलप्ड होता है? जी, तो जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 फेफड़े या 2 लंग्स होते हैं, और उनकी जो ऑक्सीजन या एयर सप्लाई होती है वो हमारे ट्रेकिया से और फिर ब्रोंकस होता है, और वो 2 भागों में विभाजित होता है, जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो कैंसर बेसिकली जो ये ब्रोंकस है, जो कि बिल्कुल लंग को एयर सप्लाई कर रहा है, उसकी जो लाइनिंग है, जिसको कि एंडोथेलियम बोलते हैं, वहाँ पे जो सेल्स हैं उनमें विकार आ जाता है, जिसकी वजह से कि वो डिवाइड करना शुरू करते हैं। बेसिकली सेल डिवीजन की वजह से ही होता कैंसर का नाम ही सेल डिवीजन है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जो कि नॉर्मल बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहता जी। वो कैंसर बनने का जो कारण है, जिस पे हम अभी आएंगे जी। तो वो 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 64 बढ़ते 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 मिलियंस में हो जाते हैं। तब 1 सेंटीमीटर के लगभग ग्रोथ वहां पे ब्रोंकस में या लंग के अंदर बनती है जी। और फिर उन सेल्स को जो कि कैंसर के ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो लंग के अंदर या साथ में उसकी गांठें होती हैं, जिसको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, तो वहाँ वो स्प्रेड करते हैं, जिसको बोलते हैं लोको रीजनल स्प्रेड। तो वो एक सेकेंड स्टेज का कैंसर डेवलप होना शुरू हो गया। और तीसरा, क्योंकि हमारी सारी बॉडी ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, तो वो कैंसर सेल्स ब्लड वेसल्स के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में जा सकते हैं, लंग्स के पेरिफेरी के अंदर भी, लिवर में भी, हड्डियों में भी, ब्रेन में भी। तो वो स्टेज 4 का कैंसर हो जाता है, जब ट्यूमर सेल्स ब्रोंकस से निकल के शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाएं। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका कैंसर केवल ब्रोंकस में सीमित है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज के अंदर वो लोको रीजनल नोड्स, लिम्फ नोड्स, गांठें, जो कि चेस्ट के अंदर ही सीमित रहती हैं, और फाइनल स्टेज में वो कहीं भी सेल्स जा सकते हैं। तो इसको डेवलप होने में काफ़ी समय लगता है, 2, 3, 4 साल लगता है, क्योंकि आपको एक सेल से शुरू होना है जो ख़राब हो गया आपके शरीर के अंदर, और वो मल्टीप्लाई होके मिलियंस बनने में, क्योंकि उनकी जो डिवीजन रेट है वो लगभग 3 मंथ्स हम मानते हैं सॉलिड कैंसर्स में, जिसमें लंग कैंसर शामिल है। सॉलिड कैंसर का मतलब है चाहे ब्रेस्ट है, चाहे लंग है, चाहे किडनी है, चाहे लिवर है। तो ये स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लक्षण जो हैं वो बहुत लेट आते हैं। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन स्लोनेस कैंसर्स के अंदर है, जो कि हमें समझना पड़ेगा। इसी से जुड़ा मेरा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हो जाता है लंग कैंसर, तो उसे कितना टाइम लगता है समझने में कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसी लंग कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, और ये कितना टाइम, जैसे आपने बताया कि 1 से 2 साल तक लग जाते हैं इसको पूरी तरह से डेवलप्ड होने में, और इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, ठीक है, क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं, करेक्ट,
और दूसरा कि जैसे इस इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को ये लगता है कि डायग्नोस के टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जी। क्या है ये? बहुत सारे सवाल आपने एक ही लाइन में कर दिए हैं। जी, तो आप उनका एक-एक मैं- करके बताएं। उनको एक एक करके मैं जी, सॉर्ट आउट करता हूँ। जी। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मिलियंस ऑफ सेल जब बनेंगे तब 1 सेंटीमीटर होगा। जी। उसको बनने में लगभग 2-3 वर्ष लगते हैं ब्रोंकस के अंदर पहुंचने में, True. 1 सेंटीमीटर पहुंचने में। एक तो इसका सेंटीमीटर मतलब यह है पहुंचने कि जब तक वो आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, माने बहुत छोटा सा होता है 1 सेंटीमीटर, बहुत अगर आप छोटा। समझें, तब तक उसको कोई लक्षण ही नहीं आएगा। जी। तो मतलब है कि 2-3 साल तो उसकी बॉडी में वो चीज़ डेवलप हो रही है, लेकिन किसी भी तरीके से हम उसको डायग्नोज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्कैन्स हैं, चाहे सीटी स्कैन्स हैं, चाहे पेट स्कैन हैं, चाहे एमआरआई हैं, वो आधे सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से कम की ग्रोथ को पकड़ ही नहीं सकते हैं सारी दुनिया में। तो ये ना केवल इंडिया में बल्कि सारे विदेश में, सारे ग्लोब के अंदर ये एक बहुत बड़ी सीमा है जिसके अंदर की हम रह रहे हैं। तो उसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। आई मीन 2 मिलीमीटर जबकि शायद 50,000 या 1 लाख सेल हो गए हैं, पकड़ ही नहीं सकते। तो लेकिन 2-3 साल से ऑलरेडी उसको 1 लाख सेल बन चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे। लक्षण, क्योंकि लक्षण जो है तब आते हैं जब ट्यूमर यूजुअली आधा या 1 सेंटीमीटर का हो जाता है। वो लक्षण क्या होते हैं, जैसे आपने पूछा कि सिम्टम्स क्या होते हैं? खांसी होना, खांसी में खून आना, जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ेगा तो पेशेंट को सांस फूलना, आपको भागने में परेशानी होना, जल्दी सांस फूल जाना। अब अगर ट्यूमर आपके लंग्स में फैल जाएगा तो पानी बनना शुरू हो जाता है, तो उससे छाती में दर्द होना या पानी का निकालना एक बहुत कॉमन लक्षण है। जी। और एक बहुत बड़ी इशू है इंडिया के अंदर, आपने इंडिया का सवाल किया, ट्यूबरकुलोसिस। इंडिया में लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल। बहुत कॉमन है, रैम्पेंट है रूरल एरियाज में, टायर 2 सिटीज में, टायर 3 सिटीज में और इवन अर्बन सिटीज। तो मोस्टली ये जो लक्षण मैंने बताए, जिसमें ये कि सेम लक्षण उसमें भी होता है। खांसी होना, थोड़ा थोड़ा बुखार होना, खून आना, बलगम आना, तो ये सारे लक्षण ट्यूबरकुलोसिस से मिमिक करते हैं। तो ज्यादातर क्या हो रहा है, इतनी लिटरेसी होने के बाद, डॉक्टर्स शहरों में होने के बाद, वो डायग्नोसिस होने में लेट हो जाता है। क्यों लेट हो जाता है? एक्सरे करते हैं, उसमें एक शैडो दिखती है। शैडो दिखती है तो डॉक्टर को ये लगता है कि शायद इसको ट्यूबरकुलोसिस होगी, और वो एम्पेरिकली उसको ट्यूबरकुलोसिस की दवाई दे देते हैं। होता वो कैंसर है। आपने 1 महीना 1.5 महीना ट्यूबरकुलोसिस की दवाई खाई तो आपके ट्यूमर सेल्स और बढ़ गए। तो सबसे बड़ी अच्छा, समस्या, वो दवाई खाने से और बढ़ जाएंगे? नहीं, दवाई खाने से नहीं बढ़ते हैं। हाँ। लेकिन डिले हो गया ना। अच्छा। आपका 1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, क्योंकि कैंसर भी स्लोली बढ़ रहा है। उसके भी लक्षण तुरंत तो बदलते नहीं है, क्योंकि कैंसर एक स्लो डिजीज है। लेकिन आपका 1, 1.5, 2 महीना वेस्ट हो गए। तो इस वजह से सबसे बड़ी समस्या लंग कैंसर में क्या है दुनिया में, कि वो मोस्टली 60-70% टाइम्स लेट स्टेजेस में ही आइडेंटिफाई होता है, डायग्नोज होता है। और डायग्नोसिस करने के लिए जब ये लक्षण आ रहे हैं खांसी के या खून आने के, तो वो लक्षण 2-3-4 सप्ताह के बियॉन्ड अगर ठीक ना हो, तो हमारा ये संदेश है लोगों को, और जो डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, कि आपको एक कैंसर का शक हो जाना चाहिए और उसके अनुसार उस पेशेंट की जांच होनी चाहिए। जांच में एक्सरे, सीटी स्कैन, और अगर उससे ऐसा लगता है कि इसको कैंसर है या टीबी भी है, तो एक टेस्ट होता है जिसमें कि हम दूरबीन डालते हैं उनके ब्रोंकस के अंदर या लंग्स के अंदर, और वहाँ पे हम उसको ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। उसके जरिए वहाँ से हम एक टुकड़ा लेते हैं और वो टुकड़ा जांच के लिए जाता है। अगर उसमें टीबी होगी तो टीबी आ जाएगी, अगर कैंसर होगा तो कैंसर आ जाएगा। लेकिन ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए आपको एक लंग एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। वो जनरल फिजिशियन के लायक नहीं है वो टेस्ट, वो उसके लिए ट्रेंड नहीं है। लेकिन आपका इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई इंसान 3 या 4 सप्ताह से खांसी कर रहा है, खून आ रहा है, सांस फूल रही है, तो आप केवल टीबी के बारे में ना सोचें, कैंसर के बारे में भी सोचें। लेकिन अल्टीमेटली तो हमें या तो ब्रोंकोस्कोपी के जरिए टुकड़ा लेना है उस ट्यूमर का जो कि हमें दिख रहा है, या हमें सीटी स्कैन में अगर कोई गांठ दिख रही है तो हम छाती से यहां से भी सुई लगा के उस गांठ से एक पानी खींच सकते हैं या बायोप्सी ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। अल्टीमेटली कैंसर का डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें कैंसर के सेल्स माइक्रोस्कोप में दिखने चाहिए, जो कि आपके मरीज के शरीर से, चाहे हम ब्रोंकोस्कोप के जरिए लें, चाहे नीडल के जरिए लें, या किसी भी और तरीके से लें, तो जब तक आप कैंसर सेल्स को नहीं देखेंगे तब तक वो कैंसर का डायग्नोसिस
किसी भी स्कैनिंग से कंफर्म नहीं होगा। लोग आते हैं, सर ये कैंसर का शक डाला है और हमने ये सुना है कि बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जब तक आप बायोप्सी नहीं करेंगे तब तक आपका कैंसर का डायग्नोसिस नहीं बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना केवल वो कैंसर का डायग्नोसिस बनाती है बल्कि कैंसर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें कि स्मॉल सेल लंग कैंसर है, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है, एडिनोकार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, या और भी तरह तरह के कैंसर्स हैं। जब तक कि आप बायोप्सी नहीं करेंगे तब तक आपको बीमारी का नाम नहीं आएगा, और इन सब कैंसर्स के इलाज बिल्कुल अलग 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 हैं। तो बायोप्सी से शुरुआत होती है बीमारी के नाम की। और स्टेजिंग करने के लिए आजकल की कितना फैल गया, जैसे हमने बोला कि बोन्स में, लिवर में, ब्रेन में फैल सकता है, तो आजकल पेट सीटी स्कैन और ब्रेन का एमआरआई लंग कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि उनके जो स्टेजिंग है कैंसर की वो पहली स्टेज में है, दूसरी स्टेज में है, तीसरी स्टेज में है या चौथी स्टेज में है। और वो स्टेजिंग इतनी क्रिटिकल है क्योंकि आजकल इतनी दवाइयाँ आ गई हैं कि, और रेडिएशन आ गई है, सर्जरी है जिसमें कि वीडियो असिस्टेड सर्जरीज हैं, तो ये बहुत टेक्निकल मैटर हो गया जिसको कि हम स्टेज करके डिसाइड करते हैं कि मैं उसको कैसे यही आपसे पूछना चाहता था, इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं, और ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल है तो किस तरह से? बिल्कुल। तो पहले तो आज की तारीख में सब कैंसर्स के ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं, सब कैंसर्स के ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। लंग कैंसर में इतनी चेंजेस आ गए हैं ट्रीटमेंट में पिछले 10 वर्षों में, और इतना एडवांस हो गया है कि अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेट स्टेज कैंसर्स लंग के हैं वो भी क्योरेबल हैं, परमानेंट क्योर हो सकती है। उसकी डिटेल में हम आप जाते हैं। तो जैसे हमने बोला कि पहले जो कैंसर शुरू होता है वो फेफड़े से शुरू होता है जी। तो अगर वो फेफड़े में ही सीमित है तो वो पहली या दूसरी स्टेज का कैंसर है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ट्यूमर। उस कैंसर को अगर मैं ऑपरेट कर दूं, उस पेशेंट के लंग से वो कैंसर को निकाल दूं, तो उसमें पेशेंट क्योर हो सकता है। तो पहली स्टेज या दूसरी स्टेज में तो कैंसर का ऑपरेशन संभव हुआ। अब आपने सवाल किया इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है। इंटरमीडिएट स्टेज होता है कि जब लंग से कैंसर निकल के गांठों में फैल जाए। अच्छा। तो वो गांठें जो है हमारे डिफरेंट लेवल पे 10 स्टेशंस या 12 स्टेशंस हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। और अगर वो फैल रहा है तो जिस साइड में लंग कैंसर है, अगर उसी साइड में फैल रहा है तो एक स्टेज है। अगर थोड़ा और डीप चला गया तो थोड़ी स्टेज बढ़ गई। अगर दोनों साइड में फैल गया नोड्स के अंदर या गांठों के अंदर तो स्टेज और बढ़ गई। तो इनकी जो ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। तो ये एक टेक्निकल मैटर हो जाता है। सिंप्लीफाई करने के लिए मान लीजिए आपके लंग में कैंसर है और एक बगल में गांठ है, तो ये ऑपरेशन के लायक है। अगर गांठें गहराई में चली गई हैं और मेरा सर्जन ये कहता है कि इसको मैं ऑपरेट नहीं कर सकता हूं, तो आजकल हम लोग पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी का इलाज करते हैं, जो कि लगभग 5 से 6 सप्ताह का होता है, और संग संग हम हफ्ते के हफ्ते हल्की हल्की कीमोथेरेपी की दवाएं देते हैं। और फिर उसके बाद काफी पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी भी दे रहे हैं इंटरमीडिएट स्टेज की, जिसका कि ऑपरेशन नहीं हो सकता। अब जो एडवांस स्टेजेस के कैंसर हैं उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, लेकिन स्टेजिंग लंग कैंसर की बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जिसमें कि सर्जरी वाला, रेडिएशन वाले लोग, हम कीमोथेरेपी के डॉक्टर हैं या दवाइयों के डॉक्टर हैं या इम्यूनोथेरेपी के डॉक्टर हैं, हम ये मिलके सारा केस डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसका फिर फैसला करते हैं कि इसको कौन सा इलाज होना चाहिए, क्या ऑपरेशन होना चाहिए, कि कीमो रेडिएशन होना चाहिए, कि इम्यूनोथेरेपी होना चाहिए। आजकल जिन पेशेंट्स के ऑपरेशन भी हो सकते हैं उनको हम ऑपरेशन से पहले कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के 3 या 4 कोर्सेज भी देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कैंसर्स में उनके रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। तो ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का होना बहुत ही आवश्यक है, खास तौर पे इंटरमीडिएट स्टेज लंग कैंसर में जी, और खास तौर पे नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में जी। क्योंकि कैंसर की 2 वैरायटीज है, नॉन स्मॉल सेल और स्मॉल सेल। तो जितनी भी बातें हमने अभी करी वो नॉन स्मॉल सेल कैंसर पे लागू होती एक जनरल परसेप्शन है सब लोगों का कि जो चेन स्मोकर्स हैं जी, लंग कैंसर केवल उन्हीं को होगा, ठीक है। लेकिन आज आप देख रहे हैं जैसे जिस तरह से हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली जैसी सिटीज़ बिल्कुल। में, जहाँ इतना पॉल्यूशन लेवल हाई है, EQI का इंडेक्स कितना ख़राब है सभी को पता है। तो क्या ये जो परसेप्शन है कि केवल स्मोकर्स को होगा,
या फिर पोल्यूशन लेवल के बढ़ने से भी कैंसर हो सकता है, या इन दोनों पर की वजह से भी नहीं, किसी और वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है? जी, सो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि लंग कैंसर का स्मोकिंग से क्या रिश्ता है। तो 100 लंग कैंसर के अगर मरीज आते हैं तो लगभग 80 से 90% लोगों में स्मोकिंग की हिस्ट्री पाई जाती है, चाहे वो बीड़ी स्मोक कर रहे हो, चाहे वो सिगरेट स्मोक कर रहे हो, चाहे वो हुक्का, चाहे वो सिगार, वो इक्वली हानिकारक है। नंबर 1, मतलब किसी भी तरह का टोबैको कंजप्शन। टोबैको की स्मोकिंग जी। हानिकारक है, किसी भी फॉर्म में हो। नंबर 1। नंबर 2, 1 महीने या 2 महीने की स्मोकिंग से कैंसर नहीं होता है। स्मोकिंग इंडेक्स नाम एक चीज रहती है जिसके अंदर कि अगर आप 20 सिगरेट रोज पिए 10 वर्षों के लिए तो आपका स्मोकिंग इंडेक्स 200 हो गया। तो जैसे जैसे 200 के बियॉन्ड आपका स्मोकिंग इंडेक्स बढ़ता जाएगा, आपके लंग कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। एक बात, ये टॉपिक देख के लोग ये ना समझे कि चलो 20 सिगरेट पीने से होगा तो हम कम पी सकते हैं तो हमें कैंसर नहीं होगा। आपको स्मोकिंग इंडेक्स 200 के पार करना है। अगर आप 10 सिगरेट पिएंगे तो 20 साल, अगर आपने 20 साल से शुरू कर दिया तो आपका स्मोकिंग इंडेक्स 40 साल पे पूरा हो गया, तो आपका कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया। जी। अगर आप 30 सिगरेट रोज पिएंगे, 15 साल के लिए पिएंगे, तो आप समझे कि आपका स्मोकिंग इंडेक्स तो कहीं 450 हो गया, तो आपका 200-250 के बाद आपका स्मोकिंग से जो कैंसर होने के जो चांसेस हैं बहुत बढ़ जाएंगे। जी। तो कहने का मतलब यह है कि आप स्मोकिंग करें ही नहीं ताकि आप वो लंग कैंसर वाली कैटेगरी में ना आए। लेकिन उससे दूसरा आपका जो सवाल था कि क्या स्मोकिंग से जुड़े हुए कैंसर ही होते हैं या बिना स्मोकिंग के भी कैंसर हो जाते हैं, तो उसका आंसर मैंने दिया कि लगभग 15-20% केसेस ऐसे आजकल आ रहे हैं। लेडीज आ रही हैं 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, जो स्मोक नहीं करती हैं, उनको भी लंग कैंसर हो रहा है। और ये इंसिडेंस आजकल हम देख रहे हैं पिछले 5-10 वर्षों में बढ़ रहा है। और खासतौर पे एडिनोकार्सिनोमा, जो नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का एक टाइप है। तो वो क्यों बढ़ रहा है? तो जैसे आपने कहा कि हमारा AQI इतना खराब है, और वो खराब क्यों है? क्योंकि पॉल्यूशन हो रही है। पॉल्यूशन में व्हीकल्स पॉल्यूशन है, आप डीजल पेट्रोल ये सब उड़ा रहे हैं और गाड़ियां चल रही हैं दुनिया जहान की। आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है दिल्ली में, खासतौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, उससे जो धुआं निकल रहा है, केमिकल्स निकल रहे हैं, वो आपको पॉल्यूट कर रहे हैं। तीसरा, आपकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी वजह से जो डस्ट आ रही है, आपकी जो व्हीकल्स चलती है उससे जो डस्ट उड़ रही है सड़कों के ऊपर, हमारी सड़कों पे तो डस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये 3-4 रीजन हैं जिसकी वजह से कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और खासतौर पे अब ये सर्दियों के अंदर जो आपकी पराली जलती है, जो हरियाणा पंजाब से जो हवा आती है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करती है पॉल्यूशन में। तो इस वजह से एक्चुअली दिल्ली के अंदर 100 में से 12% आदमियों को जो कैंसर होता है वो लंग कैंसर होता है। और लगभग इंडिया में आजकल 1 लाख नए लंग कैंसर के केसेस हो रहे हैं। तो स्मोकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन पॉल्यूशन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है लंग कैंसर के इंसिडेंस बढ़ने के लिए। आप अगर फिगर्स देखें तो 10 साल पहले शायद 50,000 केसेस होते थे, अब 1 लाख केसेस होते हैं। अगले 10 साल में वो 1.5 लाख हो जाएंगे प्रति ईयर, हर साल। तो एक्चुअली कैंसर का इंसिडेंस, लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने पे है। ये समझ में आने के बाद भी कि ये टोबैको स्मोकिंग से होता है, तो आप टोबैको को बंद क्यों नहीं कराते, आप प्रोहिबिशन क्यों नहीं लगाते? लेकिन ये एक पॉलिटिकल सोसाइटी की समस्या है, आप नहीं छोड़ पा रहे हो उसमें। आजकल की जो जनरेशन है, जेनजी जनरेशन, वो हुक्का और इन सब पार्टीज़ में बहुत बिलीव करती है। तो वो अगर कहते हैं कि हम हफ्ते में 1 बार हुक्का पी ले रहे हैं, हम सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन आपने जैसे बताया किसी भी तरह का टोबैको कंजप्शन, तो क्या उनको भी चांसेस है कि कैंसर उन्हें हो सकता है? बिल्कुल। अगर आप लगातार हुक्के में टोबैको डालेंगे और उसको इनहेल करेंगे, अपनी लंग्स में ले जाएंगे, डेली करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो जो स्मोक है जो टोबैको से निकल रही है, उसके अंदर कार्सिनोजेंस हैं जो कि कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि तरह तरह के केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, टार हैं। वो करते क्या है कि वो आपकी जो ब्रोंकस की जो लाइनिंग है या जो लंग के जो सेल्स हैं, उसके अंदर आपके जो जीन्स हैं उनको वो खराब करती हैं। और वो जीन्स जब खराब हो जाते हैं तो वो सेल्स को पावर देते हैं कि तुम डिवाइड करो, और उसी का नाम कैंसर है। तो ये जो केमिकल्स जो टोबैको से निकल के आपके लंग्स में और ब्रोंकस में जा रहे हैं, वो आपके फेफड़े के सेल्स को खराब कर रहे हैं और उनको ताकत दे रहे हैं कि तुम डिवाइड होकर कैंसर करो। तो अगर आप टोबैको को छोड़ दें, मान लीजिए, एक सवाल ये भी पूछा जाता है बहुत कॉमन, मैं यही पूछने जा रहा था कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है और उसने छोड़ दिया आज, तो क्या उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है? तो मान लीजिए कि उसने 20 सिगरेट या बीड़ी रोज पी,
10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो जिस दिन वो छोड़ेगा उसके 10 साल लगेंगे उसको लगभग उसी लेवल पे आने पे, उसकी जो लाइनिंग है सेल्स की, जो लंग्स की, ब्रोंकस की, प्री स्मोकिंग लेवल पे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज स्मोकिंग छोड़ दी तो कल आपके फेफड़े ठीक हो जाएंगे, नो, वो ठीक होने में 10 से 15 साल लगेंगे। तो इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि आपने कितनी साल कितनी सिगरेट पी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने आज स्मोकिंग छोड़ दी तो 1 महीने में, 2 महीने में आपके लंग्स या आपका ब्रोंकस नॉर्मल हो जाएगा। उनको ठीक होने में समय लगेगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं कि हम सर 10 साल पहले छोड़ दिया था लेकिन अब हमें लंग कैंसर हो गया। लेकिन वो तो कैंसर तो एक नॉन स्मोकर को भी हो रहा है, तो उसमें स्मोकिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है, पॉल्यूशन का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको फिगर आउट करना असंभव है। लेकिन एक जनरल मैंने बोला कि 100 मरीज आ रहे हैं तो 80-85% लोगों में स्मोकिंग की हिस्ट्री है। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कि लंग कैंसर होता है। जब लंग कैंसर होता है तो लंग्स ऐसे क्या सिग्नल भेजते हैं जो आइडेंटिफाई कर पाए कि इसको कोई प्रॉब्लम है लंग कैंसर से रिलेटेड, या सिर्फ खांसी? जैसे आपने अभी बताया, मैं फिर वहीं आपको ले जाना चाहूँगा डिटेक्शन वाले पार्ट में, थोड़ा और ब्रीफ में इसको समझाने की कोशिश करें कि खांसी ही केवल एक वो है या और कोई भी सिम्टम? नहीं, बेसिकली एक तो सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी लक्षण हो रहा है, जैसे कि खांसी है या खांसी में खून आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है लंग कैंसर का आवाज़ का बैठ जाना, क्योंकि वो जो गांठें यहाँ पे होती हैं वो आपकी नस को दबाती हैं जिससे कि आपकी वोकल कॉर्ड्स पैरालिसिस हो जाती हैं। अच्छा। तो वो अगर आपकी आवाज़ बैठ रही है और लो ग्रेड फीवर हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, आपको सांस फूल रही है, तो कोई भी लक्षण इस तरह के अगर हैं और वो परसिस्ट कर रहे हैं 2 से 3 सप्ताह के बियॉन्ड, तो आपको डॉक्टर के पास जाके जांच करानी है और ये चेकअप कराना है कि क्या वो कैंसर तो नहीं है। तो टारगेट थेरेपी क्या होती है सर? हाँ, तो अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके सवाल हैं जो कि पिछले 10 से 15 वर्षों में आ गए हैं। तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि लंग कैंसर आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले जब हमने इलाज करने शुरू किए थे तो उसमें केवल 2 दवाइयाँ होती थी, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी। अब हमारे पास कम से कम 15 से 20 दवाइयाँ हैं कैंसर कीमोथेरेपी की, जो कि हम दवाइयाँ ग्लूकोज में डाल के देते हैं जिससे कि कैंसर सेल्स को मारते हैं, और उससे जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं शायद लोग जानते हैं, बाल उड़ना और वो सब। तो अब लंग कैंसर एक पोस्टर बॉय बन गया है फॉर टारगेट थेरेपी। इसका क्या मतलब है, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जैसे हमने बोला कि कैंसर कब होता है, जब आपके लंग के सेल्स में जीन्स में चेंजेस आ गए, खराब वाले। तो अब हमारे पास ऐसी टेक्निक आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि हम आपका जो बायोप्सी निकाली डायग्नोज करने के लिए कि कैंसर है कि नहीं है, उसमें कैंसर आ गया, तो वो बायोप्सी का टुकड़ा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि टारगेट थेरेपी उसके जरिए डिसाइड होती है। कैसे डिसाइड होती है, आपने वो जो बायोप्सी का छोटा सा टुकड़ा लिया ब्रोंकोस्कोपी करके या नीडल टेस्ट से, उसको हम अपनी मशीन में डालते हैं और उससे हम जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इस पेशेंट के ट्यूमर में, कैंसर में कौन सा जीन खराब है। राइट। तो मेरे पास लगभग 12 जीन्स की दवाई है। अच्छा। आज से 15 साल पहले एक ही जीन की दवाई थी। धीरे 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 करके अब मेरे पास 12 जीन्स की अलग अलग दवाइयां हैं। तो जब तक कि मैं वो टेस्ट नहीं करूंगा मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि कौन सी 12 में से दवाई खानी है। उन जीन्स के नाम मैं कुछ ले देता हूं आपके ऑडियंस के लिए: EGFR जीन, ALK जीन, ROS जीन, BRAF जीन, MET जीन, RET जीन, NTR के ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन ये जीन सीक्वेंसिंग करने से ही पता लगेंगे। और ये इसी का नाम टारगेट थेरेपी है कि आपने वो जीन की खराबी को टारगेट कर दिया, और ये लाइफ सेविंग है। इनमें से कुछ दवाइयां ऐसी हैं कि वो टैबलेट्स हैं, वो कीमो नहीं है, उनके साथ साइड इफेक्ट्स जुड़े हुए नहीं है, वो शायद कुछ कॉस्टली हैं, लेकिन जिसको वो दवाई सूट कर जाती है, और सूट करने की संभावना 80 से 90% है। अच्छा। तो 100 लोगों में अगर एक जीन का डिफेक्ट पाया गया और उसको मैंने वो गोली खिला दी, तो उसको 80-90% चांस है कि वो पेशेंट 4th स्टेज में भी 2 साल, 5 साल, 10 साल जिएगा। और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि मरते हुए आए थे, आज वो 10 साल से या 3 साल से या 5 साल से गोली खा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हो गई। एक और चीज के साथ जुड़ी हुई जो नई है, जो कि मैं बताना चाहूंगा कि ये तो हमने बोला कि टुकड़ा,
क्योंकि मुझे बायोप्सी चाहिए। प्रॉब्लम लंग में क्या होता है कि एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, आपने ब्रोंकोस्कोप डाला और वो एक बिल्कुल छोटा सा 1 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर का टुकड़ा आता है, उसको हम टेस्ट करते हैं, उसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर्स वगैरह करते हैं, उसमें वो टुकड़ा कंज्यूम हो जाता है, तो मुझे वो जीन सीक्वेंसी के लिए टुकड़ा बचता ही नहीं। तो जब तक वो टुकड़े की जांच नहीं होगी तो पता नहीं लगेगा कि वो जीन कौन सा खराब है। तो उसकी क्या उपाय है? तो उसका उपाय ये है कि हम एक बोलते हैं हम लिक्विड बायोप्सी। लिक्विड बायोप्सी का मतलब है कि हम उनका ब्लड सैंपल ले रहे हैं। हाँ। वो ब्लड सैंपल से भी हम जीन की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, कर सकते हैं। लिक्विड बायोप्सी के लिक्विड बायोप्सी माने क्यों? उसका रैशनल क्या है कि जो ट्यूमर उस पेशेंट की बॉडी में है तो वो धीरे धीरे मरता भी रहता है, अपने आप ग्रो करता है, मरता है, ग्रो करता है, मरता है। जब वो मरता है तो उसके जो जीन्स जो उसमें से निकलते हैं वो ब्लड में आ जाते हैं। तो अगर मैं ब्लड को पकड़ लूं और तो मैं उसके जीन्स को पकड़ पाऊंगा। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास रेडिली अवेलेबल है। और ये भी देखा गया है कि अगर टिश्यू को और ब्लड को दोनों को टेस्ट किया जाए तो जीन की खराबी को पकड़ने की संभावना और बढ़ जाती है। अच्छा। और वो जीन का पकड़ा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइफ सेविंग है, वो एक लॉटरी खुलने के समान है, क्योंकि 80-90% चांस है कि अगर मैं उसको गोली खिलाऊंगा तो वो पेशेंट मेरा अच्छा हो जाएगा बहुत लंबे समय के लिए। तो ये जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के, उनमें हम ये जीन टेस्टिंग करते हैं, चाहे हम बायोप्सी से करें या हम लिक्विड बायोप्सी से करें, ब्लड से करें, क्योंकि हम पकड़ना चाहते हैं कौन सा जीन खराब है। तो वो लाइफ सेविंग जी। जैसा आपने भी बताया कि पिछले 10-15 सालों में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, जिससे हम ये सब आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं और उसका इलाज कर पा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी स्टडी है जो ये बता सके कि इसका क्योर रेट कितना है कैंसर पेशेंट का? और पर्टिकुलर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो क्या कितना % का क्योर रेट है कि जो लोग मरीज ठीक हो जा चुके हैं कैंसर से? राइट। तो वो जो क्योर रेट्स हैं वो स्टेजिंग पे डिपेंड करते हैं। अच्छा। तो अर्ली स्टेजेस में जहां पे कि हमने ऑपरेशन किया उसमें तो 100 में से 60-70% लोग क्योर हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इंटरमीडिएट स्टेज है जिसमें कि हमने रेडिएशन और कीमो किया था, उसमें भी 50-60% लोग जो है वो 5-6 साल तक चल रहे हैं, उसके बियॉन्ड चल रहे हैं। अब 4th स्टेज के अंदर जो है, एक तो ये टारगेट थेरेपी हुई, तो प्रॉब्लम क्या है कि टारगेट थेरेपी से लोग क्योर नहीं हो रहे हैं। क्योर का मतलब होता है कि परमानेंट क्योर हमारी साइंस के अंदर, जो कि इंसान आप समझो कि 20 साल, 25 साल, 40 साल जिए कैंसर होने के बाद। तो टारगेट थेरेपी और कीमोथेरेपी की ये लिमिटेशन है कि डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा जीन खराब है, जैसे रॉस के पेशेंट है उनके अंदर जीन की थेरेपी, टारगेट थेरेपी बहुत कामयाब है, वो 10, 15, 20 साल चले जा रहे हैं पेशेंट्स। लेकिन जो EGFR जीन है उसमें 4 साल, 3 साल ऐसे जिंदगी चल रही है। अच्छा। तो अलग अलग जीन के अलग अलग जीन पे डिपेंड करता है। अब एक और इशू जो कि आया है जिसने कि बहुत ज्यादा तब्दीली ला दी है इलाज में, वो उसका नाम है इम्यूनोथेरेपी। जी, मैं यही पूछने जा रहा था आपसे कि इम्यूनोथेरेपी ऑफ लंग कैंसर क्या है? करेक्ट। तो इम्यूनोथेरेपी उन मरीजों के लिए बनी है जिनमें ये जीन्स खराब नहीं पाए जाते, जिनमें ये जीन्स खराब नहीं पाए जाते। तो क्योंकि उसके अंदर वो टारगेट नहीं है जी, तो उसको इलाज करने के लिए हम लोग इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, जो कि नॉर्मली कीमोथेरेपी से कंबाइन करते हैं। तो मोस्टली ये वो वाले पेशेंट्स हैं जिनका कि 4थी स्टेज में कैंसर पहुंच गया है, जिनकी कि ऑपरेशन नहीं हो सकती है, रेडिएशन नहीं हो सकती है, और उनके अंदर वो जीन्स खराब नहीं है जो कि टारगेट वाले हैं। तो उनको हम या तो इम्यूनोथेरेपी अकेली देते हैं। इम्यूनोथेरेपी कुछ नहीं होती है, ग्लूकोज में डाल के दवाई चढ़ती है, 1 घंटे में चढ़ जाती है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स बाय एंड लार्ज 90-95% पेशेंट्स में नहीं होते हैं। तो बहुत अच्छे से टॉलरेटेड है, बूढ़े लोगों में भी दी जा सकती है। उसका कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी में क्या फर्क है? अगर 100 लोगों को मैं इम्यूनोथेरेपी दे रहा हूं तो उसमें से 20% लोग क्योर भी हो सकते हैं। अच्छा। तो जो कि कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी में नहीं था। तो ये इम्यूनोथेरेपी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि पिछले 4-5 वर्षों में हमने देखा है, और 100 में से 20% पेशेंट्स 4th स्टेज के क्योर हो रहे हैं। 4th स्टेज के, 4th स्टेज के भी। तो ये लगने की बात है। और एक बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि हम हर बार एक परसेंट दे रहे हैं, 80%, 90%, 20%। इसका क्या मतलब है एज अ ले पर्सन? इसका मतलब ये है कि अगर 100 मरीजों में एक जीन खराब है जी, मैं 100 के 100 मरीजों को सेम दवाई दे रहा हूं, हाँ, तो 80 क्यों ठीक हो रहे हैं, क्यों ठीक बाकी 20 क्यों नहीं ठीक हो रहे? नहीं हो रहे। ये सबसे बड़ी समस्या है दुनिया में।
आइडेंटिफिकेशन की कि कौन सा मरीज 80 में आएगा, कौन सा मरीज नहीं आएगा, वो भगवान ने अभी अपने पास रखा हुआ है, उसका साइंस में अभी जवाब नहीं निकला है। तो ये हम मरीजों को, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी और कुछ टारगेटेड थेरेपी बहुत महंगी है, 1-2 लाख रुपए पर मंथ जी, और जब इतनी महंगी दवाएं हम देते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। हाँ, कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं, जल्दी ठीक हो डॉक्टर के पास जाएंगे, जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, हम गंगाराम हॉस्पिटल में या और दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज करा रहे हैं, तो हमें ठीक होना ही है। तो हम हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं कि हमारी साइंस जो है वो सीमित है, वो अभी ये बता नहीं सकती शुरुआती दौर में कि कौन से पेशेंट को कितने समय तक ठीक होना है। तो जैसे जैसे हम दवाई देते जाते हैं, 1 महीना 2 महीना, तो हमें समझ में आता है कि भाई ये दवाई इस पेशेंट को सूट कर रही है, तो इसको हम जारी रखेंगे, तो हो सकता है कि ये क्योर की तरफ चला जाए। लेकिन किस्मत तो आ गई ना जी, जब साइंस नहीं प्रेडिक्ट कर पा रही तो फिर भगवान आ गया ऊपर। है। तो आपको, हमको, सबको मिलकर ये प्रार्थना करनी है कि हमारा नंबर 80 में आए, जी, जो कि हमें 2-3-4 महीने में ही पता लग सकता है, पहले नहीं पता लगता। पहले तो ये पता लग गया कि इसको हमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी देनी है, और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारा 20% में नंबर आए जो परमानेंट क्योर हो जाएंगे। लेकिन वो शुरू में कोई टेस्ट नहीं बना रही। जी। एक टर्म है स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी जी, तो ये क्या है कैंसर के लिए, इंक्लूडिंग लंग कैंसर में, और किस तरह से बिल्कुल। काम करती है? तो लंग कैंसर एक ओल्ड एज की भी बीमारी है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि स्मोकर्स होते हैं तो इनके लंग्स भी, बाकी लंग्स भी, फेफड़े भी खराब होते हैं। तो अर्ली स्टेज में जबकि ट्यूमर जो है वो 1-1.5-2 सेंटीमीटर का अगर पकड़ा जाता है तो उसका इलाज ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये ओल्ड एज में है, उनको बेहोश नहीं कर सकते हैं, उनके फेफड़े खराब हैं बिकॉज ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, तो जिन पेशेंट्स में ऑपरेशन संभव नहीं होता है उसमें हम पिन पॉइंट रेडिएशन देते हैं। मतलब ये रेडियोथेरेपी का टाइप है, तो जिससे कि हम सिर्फ ट्यूमर के एरिया को बर्न कर देते हैं, नंबर 1। इसी तरह से अगर ये ट्यूमर्स को ब्रेन में जाने का खतरा होता है, तो अगर ट्यूमर ब्रेन में फैल गया है, 3 या 4 जगह पे है, तो बिल्कुल टारगेट फोकस बीम करते हैं रेडिएशन की ब्रेन ट्यूमर के ऊपर, जिससे कि ब्रेन के ट्यूमर्स गायब हो जाते हैं। अच्छा। इसी तरह से अगर बोन में है या किसी भी एक लोकलाइज्ड एरिया में छोटा 1-2-3 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, तो उसको अगर मैं रेडिएशन पिन पॉइंट दूं तो उसको स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन बोलते हैं, और इससे आप बिल्कुल उस ट्यूमर को वहां पे जला सकते हो एक पर्टिकुलर एरिया में। आप कुछ जैसे ऐसा एडवाइस कर सकते हैं कि अगर आप, जो हमारे व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, तो कुछ ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल या कुछ ऐसी 5-10 टिप्स जिससे कि मैं कैंसर से बच सकूं? आज लंग कैंसर की बात हो रही है, जी। तो लंग कैंसर से बचने के लिए तो आपको धूम्रपान नहीं करना है किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से, इंक्लूडिंग ई सिगरेट, जिसमें कि निकोटीन का सेवन करते हैं, उससे भी आपका फेफड़े में खराबी आ सकती है। जी। आपको शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए, आपकी जो हवा है वो शुद्ध होनी चाहिए, उसमें केमिकल्स नहीं होने चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए, तभी आप लंग कैंसर के इंसिडेंट्स को कम कर पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको अदरवाइज इन जनरल कैंसर्स एक लाइफस्टाइल डिजीज है। आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपका वेट एक एवरेज होना चाहिए, आपका खान पान में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब अच्छे होने चाहिए, जंक फूड नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, ओबेसिटी, मोटापा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर आप चीज़ें करेंगे अपनी लाइफ में तो कैंसर से दूर रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे जैसे शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन और गलत गलत हैबिट्स लगेंगी तो कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। तो अगर किसी को एक बार लंग कैंसर हो गया, जी, ठीक है, डिटेक्ट भी हो गया और उस टाइम के लिए उसका ट्रीटमेंट के बाद क्योर भी हो गया, जी, तो क्या उसकी लाइफ नॉर्मल हो सकती है या फिर उसको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ और हॉस्पिटल के चक्कर ही काटने पड़ जाते हैं? नहीं, सारा जिंदगी तो नहीं होता है, क्योंकि वो तो फैसला शुरू में 4th स्टेज के अंदर तो अगले 3-4 महीने में हो जाता है। तो आपको उदाहरण दे सकते हैं हम, कुछ जैसे पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं, 4th स्टेज के कैंसर आए, उसके अंदर पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, हमने कीमोथेरेपी लगाई, वो फेल हो गई, फिर उसके बाद हमने इम्यूनोथेरेपी पे स्विच किया। तो इम्यूनोथेरेपी की दवाएं अमूमन जिसको सूट कर रही हैं तो हम 2 साल देते हैं, और 2 साल के बाद यूजुअली हम इम्यूनोथेरेपी की दवाइयों को बंद करते हैं, क्योंकि 100 में से 20% लोग जो है उसमें ठीक हो रहे हैं। तो वो जो पेशेंट्स 20 जो ठीक हो गए 2 साल, उसको इलाज उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 6 महीने में, साल में डॉक्टर के पास जाके जांच कराना है, तो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं।
लेकिन ये सिर्फ इम्यूनोथेरेपी के लिए है। टारगेट थेरेपी तो आप छोड़ नहीं सकते, वो तो अच्छा। जिंदगी भर ही खानी है, जिंदगी और भर हर ही। एक का एक लाइफ लॉन्जिविटी है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कैंसर के रिलैप्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो टारगेटेड थेरेपी है, चाहे वो कीमोथेरेपी है। सिर्फ इम्यूनोथेरेपी एक एरिया, दूसरा एरिया जिसमें कि ऑपरेशन हो गया, ट्यूमर निकल गया, उसमें सीमित इलाज है, एक सीमा में 6 महीने के अंदर इलाज हम बंद कर देंगे। और तीसरा जिसका कि इंटरमीडिएट स्टेज है, जिसका कि सिर्फ गांठों में है, उसमें भी सीमित इलाज है, इंडेफिनिट इलाज नहीं है। तो इंडेफिनिट इलाज कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का। आप कुछ आज ऐसे मिथ्स को ब्रेक करना चाहेंगे जो बहुत जेनरिक और नॉर्मल लोगों में वो मिथ्स बहुत फैले हुए हों, जिससे कि लोगों को हेल्प मिल सके और ज़्यादा डीप लंग कैंसर के बारे में जानने के लिए? एक तो यही बात है कि लोग बायोप्सी से बहुत डरते हैं कि बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगी। जी। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है लोगों को कि यदि डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको बायोप्सी करके निश्चित करना है कि आपके फेफड़े में क्या डिजीज़ है, क्या वो टीबी है या कैंसर है या सार्कोइड है या कोई और चौथी फंगल इन्फेक्शन है, तो आप कृपा करके उससे घबराएं नहीं, और आपको डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। और हम किसी पैथी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, लेकिन अगर आप हमारे पास आ रहे हैं इलाज के लिए, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, क्योंकि लंग कैंसर आजकल इतना काबू हो रहा है हमारे इलाज से, चाहे वो सर्जरी है, चाहे वो रेडिएशन है, चाहे वो कीमोथेरेपी है, टारगेट थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। ये 5 स्तंभ हैं: ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो कहीं ना कहीं ईश्वर हेल्प करेगा और दवा लगेगी, जिससे कि मरीज़ की ज़िंदगी में एक सुधार आएगा, उसकी रेमिशन आएगी डिजीज़ की, और उसको क्योर होने की भी संभावना हो सकती है। तो घबराएं नहीं, और लंग कैंसर में बहुत रिसर्च भी हो रही है, जिससे कि हम लेट स्टेजेस में पेशेंट्स को क्योर करने की तरफ जा रहे हैं। और चीज़ें नई नई आ रही हैं, जिसमें मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ एक शब्द है कि हम बहुत थोड़ी बीमारी को क्या पकड़ सकते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से भी कम है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप हो रही हैं, जिसमें कि पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें वो जीन्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कि उनके ट्यूमर सेल से निकल के आ रहे हैं, जिसको ctDNA बोलते हैं। तो ये चीज़ें बहुत रैपिडली आ रही हैं, जिससे कि हम कैंसर्स को जल्दी पकड़ पाएँ या बहुत नीचे लेवल पे पकड़ पाएँ, जबकि शायद शरीर में 10,000 या 20,000 या 50,000 सेल हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्मोकर्स के लिए, जो कि जिनका कि स्मोकिंग इंडेक्स 200-300 हो गया है, तो उनको भी लो डोज सीटी स्कैन चेस्ट का कराना चाहिए। जैसे महिलाएं ब्रेस्ट की मैमोग्राफी कराती हैं, तो अर्ली डिटेक्शन के लिए स्मोकर्स को लो डोज छाती का सीटी स्कैन लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए करवाना चाहिए। ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बताई। तो ये लोग बहुत कम लोग कराते हैं जी। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ लंग कैंसर फॉर स्मोकर्स इज इंडिकेटेड, उसकी गाइडलाइंस हैं, तो उसको फॉलो करें। और आप 50 साल या 45 साल की उम्र के बाद लो डोज छाती का सीटी स्कैन कराएं, जिससे कि लंग कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सके पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में, ताकि उसका ऑपरेशन के जरिए इलाज हो सके। जैसा आपने कहा, आप किसी पैथी के खिलाफ नहीं, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे जी। एलोपैथी हो, कुछ भी हो। काफ़ी टाइम पहले एक सेलिब्रिटी थे नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी वाइफ, जैसे कैंसर उनको डिटेक्ट हुआ तो उन्होंने बताया कि खट्टी चीज़ें खाएं, फास्टिंग करें, रोटी छोड़ दी, और इन सब चीज़ों से क्या, और उन्होंने कहा कि सेल्स मरने लगते हैं कैंसर के अगर उनको खाना ना मिले। तो क्या ये सच है और ये चीज़ें काम करती हैं इस तरह से? देखिए, जैसे हमने बोला कि हम किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हैं, या शायद हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। तो जहाँ तक कि हम ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को, जैसे कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं, तो कीमोथेरेपी जो है वो डिवाइडिंग सेल्स जो कि कैंसर सेल्स पे एक्ट करती है, बट ना केवल कैंसर सेल्स पे, बल्कि जो बॉडी के नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स हैं, जिसमें कि ब्लड सेल्स भी हैं, हेयर सेल्स भी हैं, और हमारी इंटेस्टाइन या ओरल कैविटी की म्यूकोज़ा है, उनको डिवाइड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो जब तक आप हाई प्रोटीन नहीं खाओगे तो आप कीमोथेरेपी बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। या तो आप उनकी पैथी में चले जाओ, कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप हमारी पैथी में आ रहे हैं तो चाहे उनकी पैथी को करो, कोई एतराज़ नहीं है,
लेकिन आप डाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते कीमोथेरेपी के साथ। अगर आप डाइट नहीं खाएंगे, कीमोथेरेपी कराएंगे, तो आपको दवाओं से नुकसान हो जाएगा आपके शरीर तो को। हम चाहते हैं कि हमारे सारे पेशेंट्स जो कीमो कराते हैं वो हाई प्रोटीन डाइट लें, ताकि उनको कीमोथेरेपी से कम नुकसान हो। उसमें डाइटिंग और भूखे रहना ये सब अलाउड नहीं है। आप कीमोथेरेपी झेल ही नहीं पाओगे एक साइकिल के बाद। ठीक है। तो अलग से आप कुछ भी करिए। तो सर, जैसा अभी तक जो भी हमारी बातचीत हुई है वो नॉन स्मॉल लंग कैंसर के ऊपर हुई जी। है। तो अब आप ये बताइए कि स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या होता जी, है, इसको बिल्कुल। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन Right. करें आप। तो 100 अगर लंग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं तो जी। 85% के करीब नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, जिसकी कि हमने अभी सारी पॉडकास्ट उसके ऊपर करी, जिसमें कि एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। 15% लोग जो हैं उनको स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, जिसमें कि छोटे सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। तो उसका इलाज बिल्कुल ही अलग है और डायग्नोसिस अलग है। वो बायोप्सी से ही पता लगता है कि वो स्मॉल सेल है कि नॉन स्मॉल सेल है। स्मॉल सेल अगर वो लिमिटेड स्टेज है, माने कि पहली दूसरी स्टेज में है, तो उसमें ज़्यादातर रेडिएशन का रोल है या कीमोथेरेपी का रोल है। सर्जरी का रोल बहुत लिमिटेड है और उसमें क्योर की संभावना है। जो दवाइयाँ अलग हैं एडवांस स्टेज के अंदर या एक्सटेंसिव स्टेज के अंदर, जिसको हम बोलते हैं, और उसमें आजकल इम्यूनोथेरेपी का रोल आ गया है। लेकिन स्मॉल सेल लंग कैंसर एक ज़्यादा घातक बीमारी है, क्योंकि हालांकि वो ठीक हो जाती है दवाइयों से, लेकिन उसके रिलैप्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो ये एक एरिया रिसर्च का है कि स्मॉल सेल में इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले 10 वर्षों में, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी आ गई है। मरीज़ ज़्यादा समय के लिए जीवित रहते हैं और चलते हैं, और अर्ली स्टेज में, लिमिटेड स्टेज में क्योर भी हो सकते हैं। तो इसमें शायद और काम करने की आवश्यकता है रिसर्चर्स को और साइंटिस्ट्स को। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमने हमारे पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से लंग कैंसर को एक्सप्लेन किया और हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए और सीखने को मिली, जिससे वो अपनी लाइफ में लंग कैंसर को समझ पाएँ और ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएँ जिससे वो बीमार ना हो। थैंक यू सो मच सर। आज आपने बहुत कुछ हमें समझाया और जिससे हमें सीखने का मौका मिला। लास्ट हमने आपके साथ पॉडकास्ट किया था ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। तो लास्ट में आपने कुछ गुनगुनाया था जिससे कि हमारे व्यूअर्स को मोटिवेशन मिल सके अपनी लाइफ में। तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट का भी एंड वहीं हो और आप एक अच्छा सा गाना दर्शकों के लिए गाते हुए जाएं। ज़रूर, आपकी अगर फरमाइश है तो एक मैसेज है जो कि मैं आपको सॉन्ग के रूप में गा देता हूँ। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले।